हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये जो गंभीर बीमारी कोरोना चला हुआ है, जिसकी वजह से सारे कोचिंग संस्थान या ये कहिए कि पूरा दुनिया बंद है, उसके वजह से जो हम लोग का क्लास डिस्टर्ब हो गया है। इसके लिए हम लोग जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग क्लास को दूसरे माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। जब लॉकडाउन की स्थिति खत्म हो जाएगी, जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, फिर हम लोग ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, फेस टू फेस मीट करेंगे और अच्छे ढंग से हम लोग क्लास को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। और सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे और फिर सब कुछ हम लोग ठीक कर लेंगे, क्योंकि ये केवल हम लोग के लिए नहीं हुआ है, ये सारे लोगों के लिए हुआ है। ऐसे तो हम लोग लास्ट क्लास में डिटर्मिनेंट पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, किसी चैप्टर में अलजेब्रा पढ़ा रहे थे, तो उसको अभी रोक करके अभी हम 12th का सिलेबस स्टार्ट कर दिए हैं और अभी 12th स्टार्ट किए हैं। उसके बाद हम लोग रेगुलर एक वीडियो बनाएंगे, 3 दिन 11th पढ़ाएंगे, 3 दिन 12th पढ़ाएंगे, 3 दिन 11th का वीडियो मिलेगा, 3 दिन 12th का वीडियो मिलेगा। ये वीडियो ऐसे ही सिर्फ देख लेने से आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब जैसे आप क्लास में सिंसियर रहते हैं उसी सिंसियरिटी से वीडियो देखिए, वीडियो पॉज करके इस सभी बातों को अच्छे से नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। और उतना ही सिंसियरिटी से, जितना सिंसियरिटी से आप क्लास में बैठते हैं उतना सिंसियरिटी से अगर काम करेंगे तभी आपको इस वीडियो देखने से फायदा होगा। तो आज हम लोग 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं। इस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट में सबसे पहले सीखना है डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन। डिटर्मिनेंट चैप्टर में इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग रो कहते हैं, रो। जैसे ये पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो। ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं सेकंड रो। ये तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं थर्ड रो। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को R1 से डिनोट करते हैं, दूसरे रो को R2 से डिनोट करते हैं और तीसरे रो को हम लोग R3 से डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट चैप्टर में वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं। जैसे ये पहला वर्टिकल लाइन है, ये फर्स्ट कॉलम, इसको C1 से डिनोट करेंगे। ये दूसरा वर्टिकल लाइन है, ये सेकंड कॉलम, इसको C2 से डिनोट करेंगे। ये तीसरा वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग थर्ड कॉलम कहते हैं और C3 से डिनोट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट दो वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर का ऐसा सजावट है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या वर्टिकल लाइन की संख्या के बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के अंदर में हम लोग नंबर को सजा दिए हैं। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या 2 है और वर्टिकल लाइन लेंगे तो वर्टिकल लाइन की संख्या भी 2 है। ऐसे सजावट को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर गिनेंगे तो 3 है और वर्टिकल लाइन में गिनेंगे तो 3 है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या वर्टिकल लाइन की संख्या के बराबर है। तो ऐसे सजावट को भी हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। लेकिन इसमें अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या 2 है लेकिन वर्टिकल लाइन की संख्या 3 है, तो ऐसे सजावट को डिटर्मिनेंट नहीं कहते हैं। इसलिए ये डिटर्मिनेंट का सही एग्जांपल है, ये डिटर्मिनेंट का सही एग्जांपल है और ये डिटर्मिनेंट का गलत एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम लोग को ये सीखना है कि कौन कौन सा सजावट डिटर्मिनेंट कहलाएगा और कौन कौन सा सजावट डिटर्मिनेंट नहीं कहलाएगा। 2 नंबर ये लिखा हुआ है सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो जिस डिटर्मिनेंट में रो का संख्या 2 हो और कॉलम का संख्या भी 2 हो, ऐसे डिटर्मिनेंट को हम लोग सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं। जिस डिटर्मिनेंट में रो का संख्या 2 रहता है और कॉलम का संख्या भी 2 रहता है, ऐसे डिटर्मिनेंट को हम लोग सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे ये जो डिटर्मिनेंट हम लोग देख रहे हैं, ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। इसमें हम लोग को 2 बात सीखना है। पहली बात, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पहचानते कैसे हैं और सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे किसी भी सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना हो तो पहले इस डायरेक्शन में नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस का साइन, फिर इस डायरेक्शन में नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, वैल्यू निकालने के लिए पहले इस डायरेक्शन में नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी, तो माइनस का साइन, इस डायरेक्शन में नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो BC। ये माइनस डिफिनीशन का माइनस है। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, ये कोई सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसका हम लोग वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो पहले इस डायरेक्शन में नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, फिर माइनस का साइन,
इस डायरेक्शन में नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसका रिजल्टिव वैल्यू कितना होगा 18। जैसे इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो पहले इस डायरेक्शन में नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इस डायरेक्शन में नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टिव वैल्यू आएगा -11। जैसे इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो पहले इस डायरेक्शन में नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इस डायरेक्शन में नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रिजल्टिव वैल्यू कितना होगा 0। ये बात हम अच्छे से समझ गए। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पहचानते कैसे हैं, साथ साथ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये देख रहे हैं पॉजिटिव है, और यहाँ जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो निगेटिव है, और यहाँ जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये 0 है। तो हम बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव भी आ सकता है, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 भी हो सकता है। इसलिए हम नोट करके लिख दिए हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव और 0। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके सबको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, और कहीं किसी तरह का डॉट कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देखिए। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट में 2 थ्योरी पढ़े हैं। एक थ्योरी नंबर 1 पढ़े हैं डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन, फिर थ्योरी नंबर 2 पढ़े हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पहचानते कैसे हैं, और साथ साथ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट में इसके आगे भी थ्योरी है, लेकिन पहले हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं उस पर पहले क्वेश्चन बना लेते हैं तब आगे बढ़ें। ये थ्योरी नंबर 1 और 2 को बढ़िया से समझने के लिए एक क्वेश्चन दिए हैं। ये लिखा हुआ इफ डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स f1 by x plus fx 1 f1 by x is equal to 0 and fx equal to a plus b x to power n and f2 equal to 17 then f5 equal to, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, क्या गिवन है, तो जो गिवन है उसको लिख लीजिए। अब इसी गिवन को पहले प्रोसीड करेंगे। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड जो हमको दिख रहा है ये तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए पहले इस डायरेक्शन में नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो fx into f1 by 1 by x माइनस फिर इस डायरेक्शन में नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिखा जाएगा इक्वल टू 0 के जगह इक्वल टू 0 लिख दिए। ये लिखा हुआ fx into f1 by x, ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। इक्वल टू 0 को कैरी कर रहे हैं fx, तो fx की जगह पर हम लोग ये जो fx का वैल्यू गिवन है ना इसी वैल्यू को हम नोट कर दिए a plus b x to power n। अब इसको समझने के लिए पहले कुछ रफ वर्क पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर पहले रफ वर्क समझेंगे तब इसके आगे का बात समझ में आएगा। जैसे fx हम लोग को गिवन है a plus b x to power n, तो f of x गिवन हो और f1 निकालना हो तो क्या करेंगे, इस fx को इस f1 से कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखिए ना f की जगह पर f है, x की जगह पर कितना है 1, तो x की जगह पर जब 1 है तो f1 का वैल्यू निकालने के लिए राइट साइड भी x की जगह पर 1 रख दीजिए। तो राइट साइड x की जगह पर 1 डालेंगे तो a plus b into 1 का पावर n हो जाएगा। fx मालूम है और f2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कंपेयर करेंगे तो x की जगह पर 2 है, तो f2 का वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पर 2 ट्रांसफर करना पड़ेगा। देख रहे हैं x की जगह पर 2 ट्रांसफर कर देंगे। f of x मालूम है, आप f3 निकालना चाहते हैं तो राइट साइड x की जगह पर 3 ट्रांसफर कर दीजिए। f of x मालूम है, आप f3 निकालना चाहते हैं तो राइट साइड x की जगह पर 3 ट्रांसफर कर दीजिए। f of x मालूम है, आप f1 by x निकालना चाहते हैं तो राइट साइड x की जगह पर 1 by x ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब राइट साइड x की जगह पर 1 by x ट्रांसफर करेंगे तो a plus b, देख रहे हैं x की जगह पर यहाँ 1 by x लिख दिए, ये होल का पावर है तो यहाँ होल का पावर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a की जगह पर a प्लस b इंटू 1 का पावर है, तो 1 पर कोई भी पावर 1 नहीं होता है। नीचे में हो गया x का पावर है, यहाँ x का पावर लिखा हुआ है, इसी को एक स्टेप फिर से लिख दिए a प्लस b इंटू 1 b हो गया डिवाइड बाय x टू पावर n हो गया। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्या करते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट को ना बढ़िया से अरेंज करके लिखते हैं।
ऐसा कीजिए ना, जितना कांस्टेंट टर्म है सबको एक जगह लिख दीजिए। तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ ए और ए दोनों ऐड करेंगे 2a हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को एक जगह लिखे हैं, कांस्टेंट टर्म लिखा जाएगा एक जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b एक जगह। इसमें देख रहे हैं एक्स टू पावर एन वाला टर्म यहाँ भी है, एक्स टू पावर एन वाला टर्म यहाँ भी है। तो ये वाला और ये वाला हम लोग एक्स टू पावर एन कॉमन कर देते हैं। एक्स टू पावर एन कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ए बी माइनस बी इंटू एक्स टू पावर एन प्लस, इसमें देखिए ना ये वाला में बाई एक्स टू पावर एन है, ये वाला में भी बाई एक्स टू पावर एन है। तो इस दोनों में क्या करते हैं हम लोग, बाई एक्स टू पावर एन कॉमन कर देते हैं। तो बचेगा ए बी माइनस बी डिवाइड बाई एक्स टू पावर एन। मतलब लेफ्ट वाले पार्ट को अच्छे से अरेंज कर दिए। कैसे अरेंज कर दिए, पहले कांस्टेंट टर्म लिख दिए, फिर एक्स टू पावर एन मल्टीप्लाई वाला टर्म, फिर एक्स टू पावर एन डिवाइड वाला टर्म। और जिस स्टाइल में हम लोग एलएचएस को अरेंज किए हैं, तो ये जो आरएचएस में 0 है उसको भी उसी स्टाइल में अरेंज करेंगे। आरएचएस को लिख दिए, पहले कांस्टेंट टर्म 0, अब फिर मल्टीप्लाई में एक्स टू पावर एन वाला टर्म, तो लिख दिए 0 इंटू एक्स टू पावर एन, फिर डिवाइड में एक्स टू पावर एन वाला टर्म, यहाँ लिख दिए 0 बाई एक्स टू पावर एन। आखिर इन सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। अब देखिए ना, जिस स्टाइल में लेफ्ट वाला अरेंज है उसी स्टाइल में राइट वाला भी अरेंज है। आपका कहना है कि एलएचएस आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस को आरएचएस के बराबर होने के लिए ये वाला कांस्टेंट टर्म इस कांस्टेंट टर्म के बराबर होना चाहिए, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर एन इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर एन के बराबर होना चाहिए। ये वाला जो टर्म है ये ए बी माइनस बी 0 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ लिख दिया ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करने पर मालूम चला कि दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0 और दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0 और दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके पहले ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए पहले इस इक्वेशन को प्रोसीड करते हैं। तो ए बी माइनस बी इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी बाई बी। इस तरह हम लोग ए का वैल्यू 1 निकालिए। अब ए का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, उससे बी निकाल लीजिए। तो ए का वैल्यू 1 यहाँ डालेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हम पहले भी बता चुके हैं कि लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा, और जिस वक्त रूट होगा उस वक्त प्लस माइनस भी होगा। इस तरफ बी का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1। तो हम लोग क्या किए, गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके ए का भी वैल्यू फाइंड कर लिए और बी का भी वैल्यू फाइंड कर लिए। लेकिन चूंकि ए का तो एक ही वैल्यू है, अब बी का दो वैल्यू है, इसलिए अब हम लोग को 2 केस में काम करना पड़ेगा। पहला केस जब टेक ए बराबर 1 एंड बी इक्वल टू 1, और फिर हम लोग दूसरा केस भी लेंगे जब टेक ए बराबर 1 एंड बी बराबर -1। चलिए पहले केस की बात करते हैं। केस 1 में लिखा हुआ है जब टेक ए बराबर 1 एंड बी बराबर 1। हम लोग को एफएक्स कितना दिया हुआ था, हम लोग को एफएक्स दिया हुआ था ए प्लस बी एक्स टू पावर एन। ये एफएक्स अभी इनकम्प्लीट है, इस एफएक्स को कंप्लीट करने के लिए ए और बी का वैल्यूज में डाल दीजिए। तो ए और बी का वैल्यूज में डाल दिए तो एफएक्स का वैल्यू आ गया 1 प्लस 1 इंटू एक्स टू पावर एन। इस तरह एफएक्स का वैल्यू हो गया 1 प्लस एक्स टू पावर एन। ये जो हम लोग एफएक्स निकाले हैं ये एफएक्स अभी कंप्लीट एफएक्स नहीं है। इस एफएक्स को कंप्लीट करने के लिए हमको पहले एन मालूम करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो एफएक्स का वैल्यू निकाले हैं उसको हम लोग इक्वेशन नंबर ए मान करके स्टॉप कर देते हैं। इसलिए स्टॉप कर दिए क्योंकि ये इनकम्प्लीट एफएक्स है, इनकम्प्लीट एफएक्स। इसको कंप्लीट करने के लिए, इस एफएक्स को कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन में एक डाटा दिया हुआ है F2 का वैल्यू 17, उसका यूज करना पड़ेगा। कि मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन बनाना हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन बनाना हो, जब तक सभी गिवन का यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन में गिवन है कि F2 का वैल्यू 17 है, तो F2 का वैल्यू जो 17 गिवन है उसका यूज करने के लिए हम लोग इसमें x का वैल्यू 2 डाल दिए। x का वैल्यू 2 इसलिए डाले हैं कि जैसे ही x का वैल्यू 2 डालेंगे तो यहाँ F2 आ जाएगा, और जब F2 आ जाएगा तो F2 की जगह पर जो F2 का गिवन वैल्यू है उसका यूज कर लेंगे। तो क्या किया, इस रिलेशन में x का मान 2 डाल दिए, x का मान 2 लेफ्ट साइड भी डाल दिया और x का मान 2 राइट साइड भी डाल दिया। तो क्या आ गया, F2 बराबर 1 प्लस 2 का पावर n। F2 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 17, तो 17 बराबर 1 प्लस 2 का पावर n। इसको लेफ्ट में लाए, ये आ गया 16 को लिखेंगे 2 का पावर 4 इक्वल टू 2 का पावर n। दोनों तरफ से सेम बेस हटा दीजिए, तो सेम बेस हटाने पर n का वैल्यू 4 आएगा। हाँ, ये जो n का वैल्यू 4 हम लोग निकाले हैं, इस n के वैल्यू को 4 को हम लोग इक्वेशन नंबर में पुट कर दीजिए। n बराबर 4 इक्वेशन नंबर में पुट करने से क्या होगा कि जो एफएक्स अभी इनकम्प्लीट फॉर्म में है ये एफएक्स भी कंप्लीट हो जाएगा।
लिख दिए यहाँ इक्वेशन ए इंप्लाई है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स टू पावर एन, तो एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स टू पावर एन, एन का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 4, एन का वैल्यू यहाँ 4 डाल दिए। इस तरह एफ एक्स बराबर हो गया 1 प्लस एक्स का पावर 4 और ये हमारा कंप्लीट एफ एक्स है, कंप्लीट एफ एक्स। ऐसे आपको जानकारी के लिए बता दें ये भी एफ ऑफ एक्स है और ये भी एफ ऑफ एक्स है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, इस एफ एक्स में जो ये आप देख रहे हैं ये कंप्लीट एफ एक्स है, इसमें आपको एन पता नहीं है, और ये जो एफ एक्स है ये कंप्लीट एफ एक्स है, इसमें आप लोग को एन का वैल्यू भी मालूम हो गया है, ये कंप्लीट एफ एक्स। अब बात करते हैं क्या निकालना है। अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हम लोग को निकालना है F5। अभी हम रफ फॉर्म में बताए थे कि एफ ऑफ एक्स मालूम हो, F5 निकालना चाहते हैं तो राइट साइड एक्स के जगह पर 5 भर दीजिए। तो क्या किए F5 निकालने के लिए राइट साइड एक्स के जगह पर 5 भर दिए, इसको कैलकुलेट कर लिए, ये आ गया 626। इस तरह हम लोग का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके।